आज जो हमारी क्लास है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुकी है हमारी सिंधु घाटी पर सभ्यता, क्योंकि पूरी जो सभ्यता है ये एक बहुत ही बड़ी अपने आप में सभ्यता है। तो इससे एक क्लास में सब कुछ हो जाना और बता देना और इम्पोर्टेंट चीजें उसमें शामिल कर लेना वो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने पूरी सभ्यता को पूरे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो आज इसका भाग नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं भाग नंबर 2 में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहां से हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यही सब हमें देखना है। आइए देखो, विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास और टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों को मिलाकर आप पढ़ें, तभी ये हमारी कंप्लीट सभ्यता होगी। और फिर उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से एक इसका महानगर है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो। यहां से एक स्नानागार का प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। और ये बताया जाता है कि ये जो स्नानागार था सिंधु घाटी सभ्यता से जो मिला है मोहनजोदड़ो से, ये इसकी सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी। और इस इमारत के मध्य में, स्नानागार के मध्य में बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट पर एक स्नान कुंड मिला है। स्नान कुंड का मतलब है नहाने के लिए कोई स्थान। ठीक है, तो स्नान कुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पूछता है एग्जाम में। तो देखिए आइए क्या है। एक तो ये पूछता है कि स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, एक इसकी लंबाई चौड़ाई। तो स्नान कुंड की जो लंबाई है वो है आपकी 11.88 मीटर, 11.88 मीटर। दूसरा है चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर। गहराई है इसकी 2.43 मीटर, 2.43 मीटर गहरा है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से ही एक शिल का मतलब होता है पत्थर पर, शिल मतलब पत्थर पर, 3 मुख वाले देवता, उसके 3 मुंह है। जैसे हमारे आपके एक है ना, तो उसके 3 मुख है। तो 3 मुख वाले देवता, और यह अनुमान लगाया जाता है कि वो जो देवता थे वो पशुपतिनाथ थे। ठीक है, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। 3 मुख वाले देवता कौन थे? पशुपतिनाथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहनजोदड़ो से जो 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उसके चारों ओर 4 पशु अंकित थे। तो यहां से कोई कंफ्यूज करता है एग्जाम में कि वहां उसमें चारों ओर जो पशु थे, कौन सा पशु था और कौन सा नहीं था। तो ये देख लेते हैं। देखो, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति बनाई है। भाई देखो, मेरा आर्ट इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी, तो इसलिए थोड़ा सा एक वो है। तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। इसके एक और तो चीता है, चीता। दूसरी ओर हाथी है, तीसरी ओर भैंसा है और चौथी ओर गैंडा है। तो यहां से कंफ्यूज करता है एग्जाम में कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी उसमें कौन सा पशु अंकित था, कौन सा नहीं था। तो चीता, हाथी, भैंसा और गैंडा। ठीक है, इनके अलावा जो भी देगा वो हटा देंगे हम लोग। इसके बाद एक इतिहासकार है पिगट महोदय। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों नगरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने, इतिहासकार ने, एक विस्तृत मतलब बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। यहां का व्यापार देख कर कहा होगा, यहां का विकास देखकर कहा होगा, यहाँ का रहन सहन देखकर कहा होगा, यहाँ के नगरों की आधारशिला देखकर कहा होगा। यही सब चीजें देखकर उन्होंने एक अनुमान लगाया होगा कि विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दूसरा है मोहनजोदड़ो में शवों को
जैसे आज डेड बॉडी को हिंदू लोगों में जला दिया जाता है और मुस्लिम लोगों में उसे जमीन में दफना दिया जाता है, तो यहां भी इस तरह का कोई प्रथा रही होगी। तो मोहनजोदड़ो में शव को जला दिया जाता था, जलाने की प्रथा थी, और हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो में शव को जला दिया जाता था और हड़प्पा में दफना दिया जाता था। ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट, लोथल और कालीबंगा से युगम समाधि मिली है, मतलब एक साथ दो युगम समाधि मिली है, और यहीं से अग्निकुंड का प्रमाण भी मिला है। क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है? तो वो मिला है आपका लोथल से। और युगम समाधि एक साथ दो, वो कहां से मिली है? वो भी आपकी लोथल से ही मिली है। क्लियर है यहां तक की पॉइंट? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कहां से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है सिंधु सभ्यता में? तो वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। तो नर्तकी की कांस्य जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की जो मोहरें थी उन पर सबसे अधिक जो अंकन मिलता है वो किसका मिलता है? तो वहां पर जो चित्र मिलता है वो मिलता है सबसे अधिक एक शरंगी पशु, एक शरंगी मतलब एक सींग वाले पशु का। ठीक है, तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक शरंगी पशु का चित्र या अंकन मिलता है। तो आप याद रखना, एक शरंगी पशु, और कहां की मोहरों पर? हड़प्पा की मोहरों पर। और कितना? सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद मनके बनाने का कारखाना, क्वेश्चन आता है कहां से मिला है? तो ये मिला है लोथल और चंद्रभुद्रो से। क्या? मनके बनाने का कारखाना। तो मनके बनाने का जो कारखाना है वो मिला है आपका लोथल और चंद्रभुद्रो से। ठीक, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, क्वेश्चन आता है सिंधु जो सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? तो लिपि यहां थी जो भाव चित्रात्मक थी, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू लिखा जाता है ना दाईं से बाईं ओर, तो ऐसे ही ये लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर? नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए, क्वेश्चन आते हैं, किस पद्धति को अपनाया था? तो इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ग्रिड पद्धति का मतलब है जो एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटता था। ठीक, तो ग्रिड पद्धति उसे कहा जाता है। ठीक, जैसा आज आधुनिक शहर है चंडीगढ़, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ के लोगों ने नगरों और घरों को बनाने के लिए किस पद्धति को अपनाया था? ग्रिड पद्धति को अपनाया। ठीक, और एक सबसे अच्छी विशेषता क्या थी? ये इतने अवेयरनेस लोग थे कि जैसे आज हम लोग प्रदूषण से बचते हैं, मास्क लगाते हैं, आज तो बीमारी के लिए मास्क लग रहा है, लेकिन प्रदूषण के लिए भी मास्क लगाया जाता है, कूड़ा, ताकि हमारे अंदर डस्ट बनाया जाए। तो ये लोग क्या करते थे? आज तो मुख्य घरों की ओर सड़कों पे दरवाजे खोलते हैं हम लोग, लेकिन ये मुख्य सड़क की ओर ना खोल के दरवाजा ये पीछे की ओर खोलते थे, गली की साइड, ताकि धूल, डस्ट, गर्द, गुब्बार से बचा जा सके। ये घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना करके पीछे को खोलते थे ताकि प्रदूषण से बच सके। नेक्स्ट है, यहां की जो मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो थी गेहूं और जौ। आप याद रखना, गेहूं और जौ मुख्य फसल थी। और मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जैसे हम खाने के लिए आज रसगुल्ला, चीनी, मिठाई ये वो प्रयोग करते हैं, तो ये मिठास के लिए उस समय आपका शहद का प्रयोग होता था। और तौल की, माप तौल की जो इकाई होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता में मापतोल की जो इकाई थी वो किस अनुपात में थी? तो यहां जो मापतोल की इकाई होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो 16 के अनुपात में होती थी, 16, 32, 64 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी से बने हल का प्रमाण। इससे ये पता चलता है कि हो सके उस समय खेती वगैरह भी होती थी। ठीक है, खेती का भी प्रमाण कहीं कहीं से मिला है, चावल का भी प्रमाण मिला है। तो मिट्टी से बने हल का प्रमाण कहां से मिला है? बनावली।
बनावली। तो याद रखना, मिट्टी से बने हल का प्रमाण बनावली से मिला है। नेक्स्ट, लोथल व रंगपुर से धान या चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। लोथल या रंगपुर से धान या चावल के प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय धान की खेती भी होती थी। ठीक, चावल का प्रमाण मिलने से धान की खेती होने का पता चलता है। ठीक है, तो आप याद रखना, लोथल और रंगपुर से धान चावल। नेक्स्ट, और यातायात के लिए क्या करते थे, जैसे आज हम यातायात के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर और आपका कार, बस, ट्रक, रेलवे, एरोप्लेन, तो उस समय ये सब चीजें तो होती नहीं थी। तो उस समय क्या था, ये लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, 2 पहिया गाड़ी और 4 पहिया गाड़ी। बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए, ठीक, या वस्तुओं को ढोने के लिए। और ये धरती की पूजा करते थे। ये मानते थे कि धरती माता ही सब कुछ है और धरती ने ही जीवन दिया है और धरती ही लाभ, सुख, हानि, आना जाना, ये सब की जिम्मेदार धरती है। तो ये उर्वरता की देवी को मानकर उसकी पूजा करते थे, याद रखना, धरती को, क्योंकि ये मानते थे कि जो हमें अन्न देती है वो सब कुछ धरती ही देती है। क्लियर? और वृक्ष पूजा का और शिव पूजा का प्रमाण भी मिला है यहां से। आप एक याद रखना, क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मंदिर का प्रमाण मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक, एक ये सांकेतिक पूजा का प्रमाण मिला है। यहाँ पर मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला और ना कोई मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। मंदिर का जो प्रमाण हमें मिलता है वो आगे चल के गुप्त काल में मिलता है। पहली बार गुप्तों ने ही मंदिरों का निर्माण कराया था। क्लियर? तो यहाँ पर वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रमाण मिला, बाकी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह क्वेश्चन आता है कहां से मिला है, तो ये आप याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। इससे पता चलता है कि सूर्य की उपासना होती थी, सूर्य की पूजा वगैरह होती थी स्वास्तिक चिन्ह से। तो ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। ठीक है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड आपने देखा होगा, जो बीच ऐसे उठा रहता है, कुबड़, उसका जो बीच है, जो उसकी कमर है वो ऐसे उठी रहती है। पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है। और ये समाज जो था मात्र सत्तात्मक था, माता के हाथ में अधिकार होते थे, पिता के हाथ में अधिकार नहीं थे, और माता को ही सत्ता की देवी मानकर उसकी पूजा वगैरह भी होती थी। और मिट्टी की बनी मणि मूर्तियां भी वहां से मिली है, जो इस चीज का प्रमाण है कि मात्र सत्तात्मक परिवार होता था। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक तलवार से परिचित नहीं थे ये लोग। तलवार से सिंधु घाटी सभ्यता के परिचित नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसका कारण ये है क्योंकि इस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज आगे चलकर वैदिक काल में होगी, तो वहां जाकर लोहे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वस्तुएं बनेगी। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ तांबे की खोज हुई थी, और सबसे प्राचीन जो धातु है वो तांबा है। और कल बताया था मैंने पार्ट 1 में, तांबे से बनने वाला पहला औजार वो था आपका इसमें कुल्हाड़ी। ठीक है, तो तलवार से परिचित नहीं थे या लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे। ठीक है, तांबे से परिचित थे और सबसे प्राचीन धातु है। याद रखना, सबसे प्राचीन धातु है तांबा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो टेराकोटा कहा जाता था। या तो देखा टेराकोटा क्या था? आग में पकी हुई मिट्टी, या आग में पकी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता था? टेराकोटा। ठीक है, और ये काले रंग के बर्तन से डिजाइन कर लाल मिट्टी के बर्तन तैयार करते थे। काले रंग से डिजाइन करके लाल मिट्टी, आपने देखा होगा हांडी वगैरह जो होती है मिट्टी की, उस पे चारों ओर एक घेरा सा होता है रेड कलर का। तो इसी तरीके से कुछ प्रथा इन लोगों की थी, लेकिन वो काले बर्तन पे लाल वो चढ़ा दिया जाता था परत।
ठीक है। तो ये थी आज की हमारी जो क्लास थी सिंधु घाटी सभ्यता से पार्ट 2, और इसका एक पार्ट और बचता है, वो हम आपको जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। तो आप इसे पूरी सभ्यता को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े तो आपका कोई भी पूरी उम्मीद है मुझे, कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है क्लास से संबंधित समझने में या फिर बाद में पढ़ते हुए या कोई चीज समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, तो उसका आंसर हम आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें और एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। ओके।